ये जो बहस चल रही है उसमें सीधे सीधे ये दिखाया जा रहा है कि कुछ एस सी एस टी ओबीसी के लोग मिले और उन्होंने एक गाइडलाइन लेके आ गई जिसके जरिए जो अपर कास्ट है उसका शोषण किया जाएगा। तो जब इस पर चर्चा हो रही थी तो क्या जज से लेकर वकील तक और तमाम जो यूजीसी के चेयरमैन तक तमाम लोग इसी कैटेगरी के थे? एक्चुअली अगर आप कमेटी का कॉम्पोजिशन देखिए, जिस कमेटी ने ये नए वाले रेगुलेशंस बनाए हैं वो रिकॉर्ड पे है। तो इनफैक्ट हमारा ये कहना भी था कोर्ट को कि इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी का, है हम्म। ना। और एस सी एस टी ओबीसी के जो एकेडमिक्स है, सोशोलॉजिस्ट है या एजुकेशनिस्ट्स है, इनका समावेश इनफैक्ट वो कमिटी में होना चाहिए। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये एस सी एस टी ओ बी सी लोग इसको लेके आए हैं। इसमें कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट अगर किसी ने किया तो किसी को मतलब डायरेक्ट ही सूली पे चढ़ाया जाएगा या रस्टिकेट किया जाएगा। जैसा कि इसमें ड्यू दिखाया जा रहा है। इसमें ड्यू प्रोसेस है। इसको इस कमेटी को जो प्रोसीजर भी दिया गया है उसको एक बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब क्या कि अगर एक कंप्लेंट आता है, उस कंप्लेंट को कमेटी पहले तो एग्जामिन जो करती है। कमेटी जांच करेगी उसमें कौन कौन एस सी एस टी ओबीसी ही लोग होंगे या फिर तमाम लोग इसमें होंगे? जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस तेज होती जा रही है। 13 जनवरी को यूजीसी गाइडलाइन 2026 जारी किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि हायर एजुकेशन में समानता को बढ़ाना है, ताकि किसी भी वर्ग के जो छात्र हैं छात्रा हैं उनके साथ भेदभाव को रोका जा सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एस सी, एस टी, ओबीसी और जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनका पार्टिसिपेशन होगा और ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। अब इस नोटिफिकेशन पे विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि ये समान वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके करियर के लिए ठीक नहीं होगा। तो वहीं इस बीच में तमाम लोग जो एस सी एस टी ओबीसी वर्ग के हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। ताजी प्रतिक्रिया बीएसपी चीफ मायावती जी की है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। उनका कहना है कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों द्वारा गलत तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है और इसको भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। हकीकत क्या है? क्या सच में यह गाइडलाइन सवर्णों के खिलाफ है, अपर कास्ट के खिलाफ है, या फिर एस सी एस टी ओबीसी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए है? हमारे साथ है दिशा वाडेकर, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस तरह के मामलों से जो रोहित वेमुला का मामला आया था उसको इन्होंने करीब से सुप्रीम कोर्ट में देखा था, उसकी वकील रह चुकी हैं। शुक्रिया दिशा, वक्त निकालने के लिए। जी शुक्रिया अशोक जी, मुझे बुलाने के लिए। जी। हाँ, अ, सबसे पहला सवाल तो यह है कि यूजीसी को टारगेट किया जा रहा है, हैश टैग यूजीसी रोल बैक। क्या यह नई गाइडलाइन जो है ये यूजीसी अपनी मर्जी से लेके आ गया जी ये सब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये प्रतिक्रिया है लोगों में कि ये गाइडलाइन जो है ये यूजीसी अपने आप से लेके आया है, जो कि सही नहीं है। इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि दो माएँ, अबीदा तड़वी, जो पायल तड़वी जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था 2019 में, है? और राधिका वेमुला, रोहित वेमुला की मदर, मतलब इन दो माओं ने एक याचिका फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। हम्म, और वो हमारे थ्रू फाइल हुई थी, मैं उनकी वकील हूँ। 2019 में जब पायल तड़वी का डेथ हुआ तो ये याचिका फाइल की गई। इस हम्म, याचिका में जो ये दो माएँ कह रही थी, वो ये उनका कहना ये था, और हम्म, वो लार्जर सेफगार्ड्स और लीगल सेफगार्ड्स के लिए उन्होंने ये याचिका दायर की थी। उनका ये हम्म, कहना था कि यूजीसी के 2012 के इक्विटी रेगुलेशंस ऑलरेडी है, ठीक, पर उनका कहना था कि ये रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। हम्म, जैसे कि जब पायल तड़वी का डेथ हुआ, तब वहां उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कोई भी पायल तड़वी को लीगल रिकोर्स या लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था। नहीं। शायद उनकी का ये भी कहना है कि शायद पायल बच जाती
तो उनका कहना ये था कि अगर पायल के पास कोई लीगल रिकोर्स होता, क्योंकि उसकी मदर, उसके हस्बैंड 1 साल तक लगातार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर्स लिख रहे थे कि पायल के साथ ये हैरेसमेंट हो रहा है, पर उनके पास कॉलेज उनको वापस भेजता था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता था। तो उनका ये कहना था कि पायल के पास कोई लीगल रिकोर्स या लीगल मैकेनिज्म नहीं था जहां पे वो जाए अपनी कंप्लेंट दर्ज करे। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि ऐसे रेगुलेशंस 2012 से, यूजीसी के रेगुलेशंस, इक्विटी रेगुलेशंस है, जिसमें अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेंट है, डिसेबल्ड लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, तो एक इक्विटी कमिटी बैठाई जा सकती है कॉलेज के लेवल पे, और वो मैंडेटरी है कि कॉलेज उसको इम्प्लीमेंट करे और वो कमिटी बिठाए। पर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये इस तरीके की कमेटी को सेटअप नहीं किया जा रहा था, डिस्पाइट 2012 यूजीसी रेगुलेशंस। और फिर हमने, दोनों माओ ने मिलकर एक्चुअली 2 आरटीआईज फाइल की है, 2018 की और 19 की, जिसमें जी। यूजीसी से ये डेटा मांगा गया कि यूजीसी ये बताए कि ये 2012 के रेगुलेशंस किस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं है या नहीं। हम्म। तो ये पाया गया उस डेटा में कि यूजीसी जब कॉलेजेस को लेटर भेजता है कि आप ये रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करो, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती और ये इम्प्लीमेंट नहीं करती है। हम्म। इनफैक्ट 50% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कोई इस तरीके का इक्विटी रेगुलेशंस का या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स जो उसमें मैंडेट किए हैं, कमिटीज जो जी। मैंडेट किए, इस किस्म का कोई कमिटी ही नहीं है। हम्म। तो ये याचिका जब दायर की हमने, तो दो हमारी डिमांड्स थी। हम्म। एक डिमांड ये थी कि ये जो एग्जिस्टिंग यूजीसी रेगुलेशंस है वो उस जमाने में बनाए गए थे, ठीक है। 2012 में बनाए। हम्म। हाँ, तो उनमें कुछ विथ टाइम्स, हम अभी 2019 में हैं, उसमें अभी बीच में यूजीसी के रैगिंग के रेगुलेशंस आ गए हैं, उसमें बीच में पॉश एक्ट आ गया है, पॉश के रेगुलेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट के रेगुलेशंस आ गए हैं। तो काफी आगे बढ़ गए हैं अपने हम्म। मैकेनिज्म में, अपने प्रोसीजर में। तो इनमें हम्म। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस की जरूरत है। हम्म। और इसके इस वजह से उन रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और हम्म। दूसरा डिमांड ये था, दूसरा प्रेयर कोर्ट के सामने उन दोनों का ये था कि इन रेगुलेशंस के लिए कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, और हम्म। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऐसी कुछ चीज है ही नहीं, तो उन ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट यूजीसी को कोई एक्शन लेना चाहिए, हम्म। ताकि वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन रेगुलेशंस को एनफोर्स करें। ये दो ठीक है। मेन प्रेयर्स लेके हम कोर्ट गए थे। ठीक है। उस पे कोर्ट ने इस बात को काफी सीरियसली लिया। 2019 में ही कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस इशू किया कि आप इन जो डिमांड्स हैं इन पेटिशनर्स की, इन पे बताइए कि आपने क्या किया है इतने सालों में, आप डेटा लेके आइए पहली बात तो, कि क्या आप 2012 के रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम्म। यूजीसी ने कुछ डेटा लाया, उन्होंने बोला कि हमने ये लेटर्स लिखे हैं, जो कि वैसे भी हमको पता था कि यूजीसी हर साल लेटर्स लिखता है, पर कोई हम्म। इंप्लीमेंट नहीं करता है, कोई यूनिवर्सिटी। दूसरा कोर्ट ने उनको कहा कि आपको ये रेगुलेशन स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। उस पे हम्म। यूजीसी का जवाब ये था कि हमने एक कमेटी बिठाई है और हम ये रेगुलेशंस को अभी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं हम्म। इस पिटिशन की। तो उन्होंने वो कमेटी बिठाई। 2025 में उसका फिर रिपोर्ट आया, वो कमेटी ने सजेशंस दिए और एक नया ड्राफ्ट यूजीसी का बनाया। ठीक है। अब वो ड्राफ्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हम्म। हमारा ये पेटिशनर्स का सबमिशन ये था कि देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसमें आपने बहुत सारे क्लॉजेस को, प्रीवियस रेगुलेशंस में जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस है उनको एलिमिनेट किया है, कुछ नए क्लॉजेस जैसे फॉल्स कंप्लेंट्स वगैरह इनको आपने ऐड किया है, बहुत सारी इसमें कमियां हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन की आपने कोई बात नहीं की है। तो ऐसे सारे हम जो इश्यूज है हमने कोर्ट के सामने लाए। ये उसके बैकग्राउंड बाद, था कुल मिला के, एक दिन में नहीं जी आ गया। नहीं, तो एक मिनट मुझे हाँ, बस कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद कैसे ये रेगुलेशंस आए मैं बताना चाहती हूँ। तो ये हम्म। सजेशंस फिर कोर्ट ने हमारे रिकॉर्ड पे लिए। हमारे हम्म। 10 पॉइंट सजेशंस थे, वो सितंबर हम्म। की ऑर्डर में कोर्ट से वो सजेशंस आए हैं। और हम्म। उन ड्राफ्ट रेगुलेशंस के बाद कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि आप ये सजेशंस रिकॉर्ड पे लीजिए, इनको कंसिडर कीजिए और जल्द से जल्द रेगुलेशंस को नोटिफाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। उसके हम्म। बाद
2026 13 जनवरी को यूजीसी ने ये रेगुलेशंस लाए। उनमें काफी सारे सजेशंस को उन्होंने मान्य किया है। और उसमें से एक महत्वपूर्ण सजेशन ये था कि फॉल्स कंप्लेंट्स का जो क्लॉज है उसको यूजीसी ने निकाला है। दूसरी बात, यूजीसी ने मल्टी मेंबर बॉडी बनाई है। जो कमिटी है वो पहले पहले रेगुलेशन में सिंगल मेंबर बॉडी थी जो एक प्रोफेसर हेड करता था। अभी वो मल्टी मेंबर बॉडी है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स है। उसमें भी कोई कमियां हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि हम्म। कैसे आप इंश्योर करोगे कि यूनिवर्सिटीज इसको इम्प्लीमेंट करे, तो यूजीसी ने एक नॉन कंप्लायंस क्लॉज वो लेके आई है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगी तो ऐसी हम्म। यूनिवर्सिटी के खिलाफ यूजीसी एक्शन ले सकती है, हम्म। उनके ग्रांट्स विड्रॉ कर सकती है, उन यूनिवर्सिटीज के अफिलिएशंस विड्रॉ कर सकती है, इनफैक्ट उनको कोर्स वर्क का रिकग्निशन भी डिनाई कर सकती है। हम्म। अच्छा, ये जो बहस चल रही है उसमें सीधे सीधे ये दिखाया जा रहा है कि कुछ एस सी एस टी ओबीसी के लोग मिले और उन्होंने एक गाइडलाइन लेके आ गई जिसमें जिसके जरिए जो अपर कास्ट है उसका शोषण किया जाएगा। तो जब इस पर चर्चा हो रही थी तो क्या जज से लेकर वकील तक और तमाम जो यूजीसी के चेयरमैन तक तमाम लोग इसी कैटेगरी के थे? एक्चुअली अगर आप कमेटी का कॉम्पोजिशन देखिए, जिस कमेटी ने ये नए वाले रेगुलेशंस बनाए हैं वो रिकॉर्ड पे है। तो इनफैक्ट हमारा ये कहना भी था कोर्ट को कि इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी का, है हम्म। ना। और एस सी एस टी ओबीसी के जो एकेडमिक्स है, सोशोलॉजिस्ट है या एजुकेशनिस्ट्स है, इनका समावेश इनफैक्ट वो कमिटी में होना चाहिए। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये एस सी एस टी ओबीसी लोग इसको लेके आए हैं। ये बिल्कुल। रेगुलेशन जो कमिटी थी, इसमें इनफैक्ट हमारा ये डिमांड था कि इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिस कमिटी ने ये ड्राफ्ट बनाया है। लेकिन तभी नहीं हुआ और फिर भी विरोध है। अच्छा, अपर कास्ट का डर है कि यह बिल उनके खिलाफ है, उन पर फर्जी आरोप लगाकर फंसाया जाएगा उनको। इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देख रही हैं आप? क्योंकि पूरे विरोध का आधार यही बताया जा रहा हाँ, मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी है कि ये है। जी। जो रेगुलेशन है ये एक सिविल रेमेडी है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होने वाला है। और हम्म। वो पावर्स यूजीसी के पास नहीं है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के पास है। क्योंकि हम्म। ये जो सेटअप है, ये जो कमेटी जिसको सेटअप करना है यूनिवर्सिटीज को, इक्विटी कमेटी, वो हम्म। उसके पास कोई क्रिमिनल पावर्स नहीं है और हम्म। वो हो भी नहीं सकते। हम्म। तो जो भी बेसिकली इसमें जो रिकोर्स या रेमेडी है वो सिविल है, जिसका मतलब है क्या हो सकता है, अगर इफ यू आर फाउंड, अगर कोई हम्म। कंप्लेंट दर्ज होती है, उसमें इंक्वायरी होती है और ये पता चलता है कि इस इंसान ने ये डिस्क्रिमिनेशन या हैरेसमेंट या विक्टिमाइजेशन एक इंसान का किया है कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी लाइंस पे, हम्म। तो आपको पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकती है। तो उसमें पनिशमेंट्स में बोला है कि यूजीसी के एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस उसमें फॉलो किए जाएंगे पनिशमेंट्स देने के लिए, या मिनिस्ट्री के रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, हम्म। या उसमें यूनिवर्सिटीज के खुद के बाईलॉज फॉलो किए हम्म। जाएंगे। और हम्म। वो क्या है, तो उसमें ये है कि आपको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आप प्रोफेसर हो, एम्प्लॉय हो, तो आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको वार्निंग दी जा सकती है, हम्म। या आपको बहुत एक्सट्रीम केसेस में रस्टिकेट किया जा सकता है। हम्म। पर इसमें कोई भी इंसान जेल में नहीं जाने वाला है। हम्म। जो एक वो हो रहा है कि और वर्स्ट सिचुएशन में बहुत गंभीर मामला होगा तभी रेस्ट्रिक्शन भी है। ये नहीं है अब कि किसी भी रस्टिकेशन, कंप्लेन में आपको सीधे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा और आपका करियर खराब हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एक्ट है, उसके जो रेगुलेशंस है उसको भी देखें, उसमें भी क्या रेमेडीज है, उसमें भी सिविल रेमेडीज है ना। तो उसी तरीके के रेमेडीज इसी इसमें भी है, इसमें कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट अगर किसी ने किया तो किसी को मतलब डायरेक्ट ही सूली पे चढ़ाया जाएगा या रस्टिकेट किया जाएगा। जैसा कि इसमें ड्यू, दिखाया जा रहा है।
इसमें ड्यू प्रोसेस है। इसको इस कमेटी को जो प्रोसीजर भी दिया गया है उसको एक बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब हम्म। क्या, कि अगर एक कंप्लेंट आता है, उस कंप्लेंट को कमेटी पहले तो एग्जामिन करते हैं। अगर उनको उस कंप्लेंट में कोई तथ्य नहीं लगता है वो वहीं पे उसको डिसमिस कर सकते हैं। अगर उसमें उन्होंने उनको तथ्य दिखता है तो वो जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उसको एक नोटिस देंगे। वो हम्म। इंसान फिर अपना रिप्लाई या अपना रिस्पॉन्स उस कंप्लेंट पे रखेगा कमिटी हम्म। के सामने। उसको अगर कोई एविडेंस लेके आना है वो एविडेंस लेके आ सकता है अपने सपोर्ट में, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके पास ये भी रेमेडी है, वो अपने हिसाब से अपने विटनेसेस भी लेके आ सकता है। तो ये हम्म। सब पूरा नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस इसमें है। दोनों साइड्स को इक्वली सुनना ही पड़ेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि बस एक कंप्लेंट हो गई और फाइनल डिसीजन हो गया। और अगर इस सब प्रोसेस को फॉलो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके अगर हम्म। कमिटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि नहीं, हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ये एक्ट किया है, डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया है, तो फिर हम्म। कमिटी उसमें पनिशमेंट्स रेकमेंड करती है। और वो जी। पनिशमेंट्स जैसे कि मैंने बताया, उसमें सस्पेंशन होगा, प्रमोशन रोका जाना, हम्म। या रस्टिकेशन, या कोई जी, वो बात। बेसिकली हर हम्म। बार हमने देखा है कि बस एक लेटर लिखवाते हैं, अपॉलोजी लेटर, कि मैं बिल्कुल। ये सब नहीं करूंगा इसके बाद। तो ये हम्म। सारी चीजें इसमें होती एक है। एक डर होना चाहिए कि हाँ, ये नियम है, और अगर मैं करता हूँ इस तरीके से तो उसकी एक डर तो होगा ही। अच्छा, जो कमेटी जांच उसका करेगी। डर से ज्यादा उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस। लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जी। अच्छा, जो कमेटी जांच करेगी उसमें कौन कौन, क्योंकि कई तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, तो मैं सीधे जानना चाह रहा हूँ कि जो कमेटी जांच करेगी उसमें कौन कौन। क्या SC ST OBC और ही लोग होंगे या फिर तमाम लोग इसमें होंगे? कितने लोगों की कमेटी नहीं होगी? सर, सो एक तो ये कुछ 7 मेंबर्स की कमेटी है। उसमें 2 प्रोफेसर्स है, हेड ऑफ द 7 या 10? इंस्टीट्यूशन है। 7। आई थिंक अराउंड 7 लोग हैं इसमें। ओके। उसमें एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम जिसके एक्चुअली जिसके विरोध में है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके। पर उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसमें 2 प्रोफेसर्स है, 3 प्रोफेसर्स है मेरे ख्याल से, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, और एक प्रोफेसर जो कोऑर्डिनेटर होगा उस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का, वो कोऑर्डिनेटर भी उसमें है। तो और प्रोविजन जो उसमें डिस्क्राइब की है कि क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें बहुत वेगली ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेटेड जो ग्रुप्स है, जैसे SC ST OBC, विमेन, डिसेबल्ड हम्म। पर्सन्स, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिस हम्म। हद तक हो सकता है उस हद तक होना चाहिए। हम्म। अब रियलिटी ये है सर कि एक तो बहुत सारे कॉलेजेस में SC ST OBC फैकल्टी ही नहीं है, हम्म। है ना। तो मैक्सिमम जो फैकल्टी, हम ये सवाल तो बहुत बार उठा ही रहे हैं कि फैकल्टी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके लिए जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बहुत सारे हम्म। कॉलेजेस में ये फैकल्टी है भी नहीं। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन अगर SC STs का आएगा भी तो वो स्टूडेंट्स से आएगा। अब हम्म। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, इन्होंने कहा है कि ये कॉलेज इनको नॉमिनेट करेगा। तो ये हम्म। भी नहीं है कि वो अपने आप से आएंगे। हम्म। हाँ। और फिर सिविल सोसाइटी मेंबर्स उसमें आ सकते हम्म। हैं। तो एक तरीके से इसमें कोई कोटा नहीं है, इसमें ऐसा बोला नहीं गया है कि जो पूरी कमिटी है ये 100% SC ST OBC, वुमेन और डिसेबल्ड पर्सन की होनी हम्म। चाहिए। वो शायद ठीक। पॉसिबल भी नहीं। हम्म। अच्छा, इस मामले में ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से चला गया है, जनहित याचिका लगाई गई थी। शायद लिस्ट भी होनी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है और क्या हो सकता है? जितना मैंने पढ़ा है मुझे लगता है एक PIL फाइल तो हुई है, और इसका जो भी रिपोर्टिंग है वो शायद ये आ रहा है कि वो जल्दी ही लिस्ट हो सकती है। तो हम्म। अभी देखते हैं, क्योंकि हमारा मैटर भी जो है वो सब जुडिस है। ठीक है दिशा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने दिशा से तमाम चीजें समझने की कोशिश की, बिल्कुल, कि क्या इसमें पॉजिटिव है और क्या निगेटिव्स है, और जो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यूजीसी इसको लेके आई है, यूजीसी रोल बैक करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक पूरी प्रक्रिया थी जिसके बाद यह तमाम नियम आया है, गाइडलाइंस नहीं आई है, और ये कोर्ट के जरिए आई।
इसीलिए यह कहना कि यूजीसी खुद से लेके आई है और इससे अपर कास्ट बच्चों को टारगेट किया जाएगा, दिशा की बातें सुनने के बाद क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसका सीधा सा एक ही मकसद है कि जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वो ना हो, उनको बचाया जा सके। सिर्फ यह गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन, वो इसी के लिए लाई गई है और यही है। बहुत शुक्रिया दिशा। तो कई बार विरोध सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों को जानकारी होती नहीं है कि दरअसल जिसका वो विरोध कर रहे हैं उसके मायने क्या है, उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके बारे में लोगों को कम पता होता है, उसको समझना जरूरी है। और इस डिस्कशन में हमने वही क्लियर करने की कोशिश की कि जो एक भ्रम है कि इस नए रेगुलेशन के आने से अपर कास्ट को टारगेट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC, वुमेन और डिसेबल पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए लेकर आया गया है। हमको इसे उसी रूप में देखना चाहिए, ना कि इसके विरोध में उतर जाना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।